हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो सब सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये हमारा अपना एकेजे एकेडमी का ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप iOS पर भी हमारा ऐप अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपका नाम और ईमेल आईडी आपको डालना होगा। उसके बाद आप ऐप के अंदर जाकर के काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि ऐप के अंदर आपको क्रैश कोर्स के डिटेल्स हैं, स्टडी मटेरियल और भी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए इस ऐप के बारे में। ठीक है। और दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि अभिषेक सर यहाँ पे ज्योग्राफी और पेपर 1 के लिए फुल कोर्सेस हम लोग लॉन्च किए हुए हैं। फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जून 2024 के लिए और दिसंबर 2025 के लिए, और हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जाकर के ऐप से जो भी कोर्स आपको जरूरत हो आप वो परचेस कर सकते हैं। ये डिफरेंट कोर्सेस है हमारे। तो आप जाकर के यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये ऐप डाउनलोड करें और इस ऐप के अंदर लॉगिन करके आप अपनी सारी चीजों को देखें। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स जो कि पेपर 1 में आते हैं और ये कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उससे पहले देखते हैं हम लोग कि ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि आपके पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, राइट। और इन 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 मार्क्स के आते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इन 50 क्वेश्चन में से आपके मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के कुल 10 सवाल होते हैं, राइट। 10 क्वेश्चंस, और इन 10 क्वेश्चंस का वेटेज होता है 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का मतलब ये आपको काफी ऊपर ले जा सकता है, और अगर नहीं सॉल्व किया आपने तो आपको काफी नीचे भी ला सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है हमें इन टॉपिक्स के अंदर। तो देखिए, रीजनिंग, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे। तो रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। तो इसमें जैसे नंबर्स होंगे और फिर उन पे आपको बताना होगा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पास होगा लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस, दिशा दिशा निर्देशन, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग और सब श्रृंखला। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, इन पे सवाल लगाएंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी आसान होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आप एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए और अपने पूरे के पूरे नंबर ले पाए। अभी हम देखते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड मीन। प्रतिशत, फ्रैक्शन यानी भिन्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, और एवरेज एंड मीन औसत और माध्य। तो ये सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के लिए, डीआई के लिए आपके बिल्कुल बेस हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस का, तो ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से नहीं किया तो आपका जो डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है, जो कि आपके सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबल दिया होता है और उस पर बेस्ड 4-5 सवाल पूछ लेते हैं वो लोग। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपको डीआई के क्वेश्चन करने में काफी प्रॉब्लम आएगी। इतना ही नहीं, मैथमेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स है जो कि हम लोग अगले साइड पे देख रहे हैं। तो उसमें भी आपका परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, एवरेज, इन सब का काफी यूज होता है। जैसे देखते हैं अगले टॉपिक्स। जैसे हमारे हैं टॉपिक्स प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट्स, ब्याज और छूट, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो ये हमारे जो दो टॉपिक हैं, इन दो टॉपिक्स में परसेंटेज, फ्रैक्शंस, रेशियो, एवरेज, मीन यानी कि प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, समानुपात और हमारे औसत और माध्य, इन सब का काफी इसमें यूज होता है। और वहां पे अगर हम लोग थोड़ा समय देकर के सीख लिया उन टॉपिक्स को अच्छे से, अगर हमने अपने कॉन्सेप्ट्स वहां पे ठीक कर लिए, तो हमें इन इन टॉपिक्स में बहुत दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये टॉपिक लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन हम लोग परसेंटेज और बाकी सारे बेसिक टॉपिक्स जो है वो काफी अच्छे से करेंगे ताकि हम लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स के डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो ये टॉपिक जो है ये काफी सिंपल टॉपिक है, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तो इसमें
एक सिंपल सा रिलेशन है जिसमें कि आपको वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि डिस्टेंस यानी दूरी, समय और गति, इन सबको जोड़ता है। तो आपको परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो किस तरीके से आते हैं कि इन तीनों में से कोई दो दिया रहेगा। हो सकता है कि आपको डिस्टेंस और टाइम दे दिया हो, आपसे स्पीड पूछ रहा हो, या फिर स्पीड और डिस्टेंस दे दिया हो, टाइम पूछ रहा हो। इस तरीके से वो इधर उधर करते रहता है एग्जामिनर। तो काफी सिंपल है, अगर आपने अच्छे से इस फॉर्मूले को समझ लिया और इनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस रहा अभी तक। अगला पार्ट है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसा मैं बता रहा था कि इसके ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ के एग्जामिनर आपके बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स, आपकी समझ और काफी चीज आपसे चेक कर लेता है। इसमें आपको एक डेटा टेबल दिया रहेगा या फिर डेटा आपको डिफरेंट फॉर्म में दे सकता है। जैसे यहाँ पे बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। जैसे कि अब इनका क्या होता है, ये बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई चार्ट किस तरीके से होता है, टेबल चार्ट कैसा होता है, लाइन चार्ट कैसा होता है। तो हम लोग ये सब एक एक करके, जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन के जब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग एक एक करके इन सारे चार्ट्स को डिस्कस करेंगे, कैसे इनको रीड करना है। और अगर हम लोग वो समझ गए, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन हम बड़े आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। और कुछ और इसमें टॉपिक्स जैसे सोर्सेस ऑफ डेटा, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, इनके क्या सोर्सेस हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं हम इन डेटा को, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फिर हम इनको समझने के बाद समझेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ा व्याख्या जैसे आपको साफ दिख रहा है, तो इसमें होता ये है कि बेसिकली डेटा आपने, आपके पास टेबल में दिया है या फिर बार चार्ट दिया है, हिस्टोग्राम, किसी भी तरीके से डेटा दिया हुआ है, तो आपने उस डेटा को रीड किया, समझा, फिर उससे कुछ आपको कंक्लूजन, कुछ आपको निष्कर्ष निकालना है, उसको समझना है। तो वही है डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग यही काम करेंगे कि डेटा समझेंगे कि क्या है डेटा, कैसे बात कर रहे हैं डेटा के बारे में। तो डेटा एंड गवर्नेंस, इसमें देखेंगे कि डेटा का गवर्नेंस में क्या यूज है। तो ये रहे आपके टॉपिक्स। सिलेबस एक बार फिर से फटाफट देख लेता हूँ। ये रीजनिंग के हमारे पास हो गया, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शंस। और फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के हो गया। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि इनका यूज आपको हर जगह पड़ेगा। और फिर ये प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, लाभ हानि, ब्याज, छूट और दूरी, समय और गति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। और ये काफी सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, बाकी सारे एग्जाम्स में भी काफी पूछे जाते हैं। और फिर ये आपके हो गए डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स। तो दोस्तों, हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कुछ आगे की पढ़ाई करेंगे, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के पहले हमें ये बात समझना होगा कि मैथमेटिक्स से जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इन टॉपिक्स में कुछ चीज मेंशन नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो सिलेबस फ्रेम किया है तो वो ये मान रहा है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती होगी, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार हम बेसिक चीजों को भूल गए होते हैं, और वो भूलने की वजह से हमें इन कॉन्सेप्ट्स पे सवाल जब आते हैं जिनमें कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो हम उनको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो हमें बार बार वो दिक्कत ना हो, आगे दिक्कत ना हो, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो और समझ आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग आज की क्लास में पहले बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं, हम जैसे नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब चीजों पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, फिर हम लोग करके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स के बारे में, संख्याएं क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली संख्या जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर आप इसको देखें नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, जैसे नाम से ही क्लियर है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो वो नंबर्स जो कि नेचुरली आए, जैसे मैं अगर आपको कुछ सामान दे दूं, लेटर से कुछ पेन दे दूं और वो बोलूं कि इसको आप काउंट कीजिए, बताइए कितने पेन है इसमें, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट करेंगे आप। तो नेचुरली जो है आपके पास आ रहा है 1 2 3, नेचर ने जो दिया, नेचुरली जो आ रहा है वो 1 2 3 आता है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से इन नंबर्स को हम, इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कह देते हैं। और चूंकि इनका इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए भी करते हैं, चीजों को गिनने के लिए भी करते हैं, इसलिए हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी सभी गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि
अब अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो ध्यान रहे ये 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से चलते 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 ये कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ये सिंबल किस चीज का है, ये सिंबल है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ही बड़ा नंबर, हमारी सोच से बड़ा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं बड़ा नंबर है ये। यानी 1 2 3 से आगे आप जहां तक काउंट कर सकते हैं वहां तक आप काउंट करते जाइए और ये आपको नेचुरल नंबर ही होंगे सारे। अगला अगला नंबर जो हम देखेंगे वो है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए नेचुरल नंबर में हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं उनको, हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं 1 2 3 4। अब आपको पता होगा कि जीरो का आविष्कार किसी मानव ने किया था, जीरो पहले से नहीं था। और जीरो जब आया भी तो जीरो के उसको फील करने के लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी कि जीरो कैसे हम उसको कैसे हम फील करें, क्या है जीरो। तो जीरो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसलिए जीरो जो है मनुष्य ने इसका आविष्कार किया है। तो जो नेचुरल नंबर्स थे हमने पढ़े 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, उन नंबर्स में एक नंबर और अगर आप ऐड कर देते हैं, मात्र एक नंबर ये जीरो, उनके सेट में उनके कलेक्शन में जो उनका समूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो उनका समूह है नंबर्स का समूह, इसमें अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो ये जो पूरा समूह जो नया नया समूह जो आपको मिलता है वो होता है होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ, दे आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से। अब इन सब के पहले अगर हम इसमें जीरो और ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है होल नंबर्स। ठीक है, ये सब कुछ सिंपल बातें हैं, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब अगला नंबर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है इंटीजर्स। तो जिसे हम हिंदी में सॉरी जिसे हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए हमने नेचुरल नंबर पढ़ा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वो 1 से आगे तक चलते जाते हैं। फिर हमने होल नंबर सीखा कि होल नंबर क्या होते हैं, तो अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने जीरो ऐड कर दिया और तो हमारा होल नंबर बन जाता है। अब इंटीजर क्या है, देखिए अगर कोई संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से है तो ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, लेकिन इसका आप निगेटिव यानी इसका आप ऋणात्मक मान भी तो ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, ये है नेचुरल नंबर, राइट, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर। अब अगर हम इसमें जीरो ऐड कर दें और तो ये दोनों का सेट मिला के क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर, राइट। अब अगर इन जो संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं का अगर हम निगेटिव ले लें, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6, -7 इस तरीके से, तो अब ये जो पूरा जो समूह जो बनेगा हमारे पास, ये जो समूह जो हमारे पास बन रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन रहा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इन सब नंबरों का जो इन सब संख्याओं का जो समूह है इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। तो अगर हम साफ शब्दों में और सीधे शब्दों में बात करें तो इंटीजर्स क्या है, तो देखिए नेचुरल नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत काल तक चलती जाएंगी। इनका आप निगेटिव ले लीजिए -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी तक, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है और दूसरा निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये हो गए।
और इसमें 0 ऐड कर दीजिए। ये जो समूह है, इस समूह को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। अब देखिए, इंटीजर में हमारे पास कुछ इंटीजर तो ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, जैसे हमारे पास कुछ होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से चलते जाएंगे। अब हमसे कोई बोलता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या होगा? जो निगेटिव ना हो। तो नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव ना हो। तो निगेटिव हमारे पास यही सारे हैं। तो अगर पूरे इंटीजर के सेट में से हम निगेटिव नंबर्स को ड्रॉप कर दें तो हमारे पास हो जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास जो पूरा इंटीजर का सेट था उसमें क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बढ़ते हुए, और 0 था, और फिर ये माइनस वाले थे। हमें पूछ रहा है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? नॉन निगेटिव के लिए हम सिर्फ इन नेगेटिव नंबर्स को ड्रॉप कर देंगे, यानी 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे पास अप टू इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ये भी एक प्रकार के नेचुरल नंबर ही होते हैं, एक प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। अब किनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, किनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स? तो वैसे नंबर्स, दे आर सच नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सारे जो प्रकृत संख्या है वो 1 से ही तो शुरू होती है, तो 1 से आगे ही होंगे। तो ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी होती हैं। देर आर डिविजिबल बाई ओनली 1, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देमसेल्व्स, यानी वैसी संख्याएं जिनमें कि आप सिर्फ एक से या उस संख्या से भाग कर पाओ, उन्हें ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आप लोगों को तो ये बात पता होगी कि, और जिन्हें नहीं पता होगी मैं बता रहा हूं, कि जो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप उसमें एक से भाग कर सकते हैं और उस नंबर से भाग कर सकते हैं। बाकी किसी नंबर से वो भाग हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बेसिस पे हम उन्हें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, इनमें हम उन्हें बांटते हैं। तो अगर कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जो कि 1 और अपने आप से सिर्फ भाग हो रहा है उसमें, तो हम उनको प्राइम नंबर्स कहेंगे, ठीक है। जैसा एग्जांपल 2 3 5 7 11 13। जैसे 2 का बात करें आप, तो 2 में आप किन किन चीजों से भाग कर सकते हैं? तो 2 में आप 1 से भाग कर सकते हैं, तो आपको शेषफल जो होगा 0 आएगा। 2 में आप 2 से भाग कर सकते हैं, तो आपको शेषफल 0 आएगा। इसके अलावा और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें कि आप 2 से भाग करें तो आपको शेषफल क्या मिले? 0। इसी तरीके से अगर 3 की बात करें, तो 3 में भी आप 1 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल 0 आएगा, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, और अगर आप 3 से भाग करें तो भी आपको शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें 3 के लिए, तो 3 के लिए भी सिर्फ 2 ऐसी संख्या है, एक और वो संख्या खुद, जिससे कि आप 3 में भाग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से 5 के लिए देखिए, अगर सेम कहानी, 1 से आप भाग कर सकते हैं और इसमें शेषफल 0 आएगा। 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। 3 से करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा? 2। 4 से करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, और अगर 5 से करेंगे भाग इसमें तो शेषफल 0 हमारा आएगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है हमारे पास, कि सिर्फ 1 और 5 इन दोनों से भाग करने पे हमारा शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा, आप थोड़ा सोचिए कि 2 3 5 7 11, आप सारे नंबर्स को चेक कीजिए कि क्या, कौन से नंबर, ये जो नंबर्स है 2 3 5 7 11 और 13, ये नंबर किन किन चीजों से डिविजिबल है? तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे नंबर जो है
ये 1 और वो नंबर खुद से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग सोचिए कि 13 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो कि प्राइम नंबर। सोचिए, फटाफट सोचिए, क्या 14 एक प्राइम नंबर है? 14, क्या 14 एक प्राइम नंबर है? सोचिए, आप इस तरीके से सोचिए कि 14 जो है ये किन दो चीजों से डिविजिबल है, ठीक है? 14 किन 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 नंबर से, किन किन संख्याओं से डिविजिबल है 14? तो आप देखेंगे कि 1 से तो डिविजिबल है ही भाई, हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो 14 क्यों नहीं? क्या आप 2 से 14 में भाग करेंगे तो आपको जो शेषफल होगा वो 0 मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा। तो ये 14 जो है 2 से डिविजिबल है। 3 से क्या ये इसमें आप भाग कर सकते हैं और आपको शेषफल 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 4 से आप भाग करेंगे, आपको शेषफल 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 से करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। 6 से करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। 7 से करेंगे तो 0 शेषफल मिलेगा। तो 1 से मिल रहा है, 7 से मिल रहा है, और आगे कोई मिले या ना मिले 14 से तो मिलेगा ही ना। 14 को आप 14 से भाग करेंगे, 14 को 14 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको जो रिमाइंडर होगा वो 0 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1, 7 और 14 और 2 भी तो है। तो इतने सारे लोगों से डिवाइड कर, इतने सारे संख्याओं से 14 को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। तो इसका मतलब है कि 14 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये हम साफ साफ बोल सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब दूसरा नंबर, चलिए 15 पे सोचिए आप लोग। 15 पे आप लोग सोचिए, और आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि किन किन संख्याओं से डिविजिबल है। 15 अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 1 से डिविजिबल है, 1 से है। 3 से इसमें आप पूरा पूरा भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 बचेगा। 5 से आप अगर 15 में डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 बचेगा। और फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 बचेगा। तो चूंकि ये 15 जो है ये 1 और 15 के अलावा भी कुछ संख्याओं से इसमें भाग हो जा रहा है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए, अब अगला 16 पे आप लोग सोचिए, फिर वापस से आप वीडियो पॉज कर लीजिए और देखिए। ये आप देखेंगे कि 1, 2, 4, 8 और 16, हाँ, इन सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नॉट अ प्राइम नंबर है। 17, चलिए 17 पे आप लोग चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग चेक कीजिए कि 17 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 17 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप क्या चेक करेंगे? आप चेक करेंगे कि 17 कौन कौन से संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग, मतलब किस संख्या से भाग देंगे 17 में तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा और कोई भी हमें रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचेगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप ये प्रैक्टिस कीजिए खुद से, फिर देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए 17 का अगर आपने देखा होगा अभी करके, तो आपको पता लगा होगा कि 17 सिर्फ 1 और 17, सिर्फ इन दो संख्याओं से पूरा पूरा इसमें भाग लग रहा है। इसका मतलब इसके सिर्फ यही दो ऐसी संख्या है जो कि 17 में पूरा पूरा भाग करने से भाग लग जा रहा है। तो 17 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा। अब एक छोटा सा मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं, अगर आप प्राइम नंबर्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस करें और आपको प्राइम नंबर्स की बिल्कुल अच्छी समझ हो जाएगी। चलिए, हमने 17 तक तो डिस्कस कर लिया। आप एक काम कीजिए, इसके आगे 17 के आगे आप बस अभी 40 तक चेक कीजिएगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, और अगर आप पता कर लेंगे तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और जिनका सही होगा आंसर, उनको उनके कमेंट को लाइक किया जाएगा, फिर आप लोग उससे समझ आ सकते हैं कि सही आंसर क्या है। चलिए, हम लोग अगला संख्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स।
जैसे मैं बात कर रहा था प्राइम नंबर्स की, हम लोग बात किए। प्राइम नंबर्स में क्या था? प्राइम नंबर्स वो संख्या हैं जिनमें कि एक और वो संख्या को छोड़ के और किसी से भाग न लगे। कंपोजिट नंबर उसका उल्टा है, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होता है कि ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि एक से बड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है। हैव, दैट हैव डिवाइजर्स अदर देन वन, यानी कि उनके एक के अलावा भी, एक वन एंड देमसेल्व्स, एक और वो संख्या को छोड़ दें फिर भी उनके कोई ना कोई डिवाइजर्स हैं। अगर एक भी डिवाइजर है एक या एक और उस नंबर को छोड़ के, तो हम उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, एक हो या हजार हो, वन और वो नंबर खुद छोड़ दें, अगर इन दोनों को छोड़ने के बाद अगर हमारे पास कोई एक भी डिवाइजर है या फिर हजार डिवाइजर है, तो भी हम उन्हें कंपोजिट नंबर बोलेंगे। वही है, मिश्रित संख्याएं एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य भाजक होते हैं, यानी उनके डिवाइजर होते हैं। अब जैसे देखेंगे आपकी फोर, तो फोर जो है ये वन से, अब हमने पीछे देखा था, देखा था, ठीक है, अभी देख लेते हैं। फोर है, तो अगर फोर की बात करते हैं तो फोर हमारा वन से तो बिल्कुल बिल्कुल डिविजिबल है, सारे ही होंगे। टू से भी डिविजिबल है, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो मिलेगा। थ्री से नहीं है, और फोर से तो होगा ही होगा। तो ये थ्री से डिविजिबल नहीं है और फोर से है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फोर है हमारा नंबर संख्या चार, ये एक दो और चार इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग लग सकता है पूरा पूरा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो फोर हमारा क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। इस तरीके से देखेंगे 6 8 9 10 15, इस तरीके से आप चेक करेंगे अगर इनके फैक्ट किन किन से इसमें भाग लग रहा है, तो आपको मिलेगा कि एक और वो संख्या, जैसे 15 की बात करेंगे आप, तो आप एक से मत चेक कीजिए, आप 15 से भी मत चेक कीजिए। ठीक है, एक और 15 को छोड़ के इनके बीच की बाकी सारी जो संख्याएं हैं इनसे आप चेक कीजिए, और आपको ऐसे कुछ नंबर मिल ही जाएंगे जिनसे कि ये भाग लगता है। जैसे हमने पीछे देखा था, ये 3 और 5 इनके फैक्टर्स, मतलब इनसे भाग लग जाएंगे इसमें। तो 3 और 5 से भाग लग रहे हैं, अगर एक और वो संख्या छोड़ के किन्हीं और संख्याओं से इसमें भाग लग रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो ये भी है कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम टास्क देना चाहता हूँ। आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिए कि 63, ठीक है, आप इसके चेक कीजिए, आप इसके बारे में चेक कीजिए कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। चेक करके और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिएगा। अगली संख्या जो हमारे सामने है वो है इवन नंबर्स, यानी सम संख्याएं, और ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। तो हम इवन और ऑड नंबर्स के बारे में समझेंगे कि इवन संख्या यानी सम संख्या किन्हें कहते हैं और विषम संख्याएं हम किन्हें कहते हैं। तो देखिए, इवन नंबर सारे इंटीजर्स, ये क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स लिखने का मतलब क्या है? देखिए, इंटीजर्स लिखने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स जीरो और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, ये सारे के सेट सेट से बोल रहा है कि उससे बात कर रहा है। तो इवन नंबर वो सारे इंटीजर्स हैं, वो सारी पूर्ण संख्याएं हैं दैट आर डिविजिबल बाई टू। अगर किसी संख्या में आप दो से भाग करते हैं और वो दो से भाग लग जाता है पूरा पूरा, तो वो संख्या जो होगी आपकी वो इवन नंबर कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 जो है आपका इवन नंबर है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि दो से भाग लग जाएगा, दो से दो बार में इसमें लगेगा, दो से एक बार में लगेगा इससे भाग, इसमें दो से दो बार में भाग लगेगा, इसमें दो से तीन बार में भाग लग जाएगा। तो ये आपका सम इवन नंबर्स, सम संख्या है। इनके अलावा आपको जीरो, जीरो भी जो है ये एक इंटीजर है, ये एक होल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर तभी बनता है जब नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 में आप जीरो ऐड करते हैं तो आपको होल नंबर बनता है। तो जीरो जो है, जीरो भी एक इवन नंबर माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जीरो ऑड है या इवन है। तो जी जीरो इवन नंबर, जीरो इवन नंबर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपकी बात से, आप ये चीज याद रखिएगा लिख के। ऑड नंबर्स की बात करें अगर,
तो ऑड नंबर्स भी इंटीजर ही हैं, वो इंटीजर जो कि 2 से जिनमें भाग न लगे, ठीक है। तो 2 से भाग नहीं लगे, इसका मतलब कि अगर आप 2 से उस संख्या में भाग दे रहे हैं तो आपको जो शेषफल है वो 0 नहीं मिलेगा, वो कुछ ना कुछ कोई संख्या मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, आप इनमें भाग दीजिए 2 से, आपको शेषफल 0 नहीं मिलेगा। तो ये संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब अगर आप 2 से 0 में भाग करें, देखिए 0 इवन नंबर क्यों है, हम इसकी बात कर रहे थे, तो अभी हम समझा सकते हैं आपको। देखिए 2 से अगर आपने 0 में भाग किया, कितना बार में भाग देंगे आप, 0 बार में, 0 हो जाएगा, और ये शेषफल क्या बचा, 0। तो 2 से आप भाग देते हैं तो 0 बचता है, मतलब ये समझाने के लिए है। और इसी तरीके से अगर आप 2 से अगर आप भाग करेंगे 1 में, तो कितना बार में जाएगा, 0 बार में, और यहाँ पे फिर 0 होगा, फिर आपका शेषफल क्या बच गया, 1। तो 2 से 1 में आप भाग दे रहे हो तो आपका शेषफल 1 बच रहा है, यानी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो फिर 1 क्या हो गया, 1 आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो गया। इसी तरीके से 3 और 5 और भी सारे नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये कहीं कहीं चीज आपको काम आ जाएगी कि जो इवन नंबर्स है, चूंकि आप उन्हें 2 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, तो उसे आप 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2n का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एन, वेर एन इज सम इंटीजर, ठीक है, एन इज एन इंटीजर, एन कोई एक इंटीजर है। तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, इससे आपको क्लियरली दिखेगा कि हाँ ये संख्या 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो अगर 2 से भाग करेंगे तो वो 2 से 2 कट जाएगा और आपको शेषफल 0 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। तो इवन नंबर्स को आप 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो चूंकि इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, तो आप इसमें 2n, अगर 2n लिख रहे हैं तो ये तो इवन नंबर हो गया, और इसमें अगर आप एक जोड़ देते हैं, क्योंकि 2n तो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा आपको 2 से भाग लग जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर अगर बचाना है तो इस नंबर को और बढ़ाना होगा, तो आपने इसमें +1 कर दिया। तो ये जो है 2n+1, ये ऑड नंबर को दिखाने के लिए किया जाता है। अच्छा, 2n+1 के बदले में हम 2n-1 भी कर सकते हैं, ये भी आपका ऑड नंबर ही हुआ। दोनों केस में आपको रिमाइंडर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये ऑड नंबर हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये सारी बेसिक चीजें थी। अब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर संख्याओं का ज्ञान हो गया हो और अगर समझ में आ गए हैं सारे नंबर्स, तो हम लोग आगे कुछ थोड़ा बॉडमास रूल के बारे में बात करते हैं। ये रूल बचपन में पढ़ते हैं और ये इस पे काफी चर्चा भी होती है, और ये हमें एज सच डायरेक्ट टॉपिक तो मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये जो बॉडमास का नियम है, ये आपको इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन में जो है आपको इन रूल्स का अप्लाई करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ब्रैकेट, ऑफ, ये सारे एक ही सवाल में दिए हुए हैं, तो पहले आप कौन सा काम करेंगे, पहले आप गुणा करेंगे, पहले आप भाग देंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे। तो देखिए पहले तो समझते हैं कि बॉडमास का मतलब होता क्या है। तो अगर बात करें तो BODMAS, तो बी फॉर ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रैकेट्स। तो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। तो भाई ब्रैकेट, कोष्ठ, कोष्ठ 3 तरह के होते हैं। इसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा होता है कर्ली ब्रैकेट, और इसे हम बोलते हैं मझोला कोष्ठ, ठीक है। और ये होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्रैकेट, और बड़ा कोष्ठ बोलते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमें छोटा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ के अंदर जो भी काम होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, सबसे पहली प्रायोरिटी हम इसको देंगे। भाई घर में अगर मिठाई आती है, सबसे पहले छोटे बच्चे को दी जाती है ना, तो भाई बच्चे हैं उनको पहले मिठाई चाहिए, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठ, सबसे पहले छोटा कोष्ठ का काम होगा, फिर मझोला कोष्ठ का काम करेंगे हम लोग, फिर सबसे अंत में हम लोग बड़ा कोष्ठ का काम करेंगे। लेकिन कोष्ठ का काम, कोष्ठ के अंदर जो ऑपरेशन है, ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है, वो सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे। ओ, ओ से क्या होता है, ऑफ। कहीं कहीं क्या होता है कि सवाल में देखेगा कि आपको जैसे दिया रहेगा, लेट अस से 5/3, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा है, देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है बीच में। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, कहीं कुछ भी ऑफ बस दिया हुआ है तो उसका ऑपरेशन पहले होगा। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ कहीं भी दिया हो, आप उसको सवाल में
मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की तरह ही होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से पहले होता है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, उसके बाद जहां पर भी ऑफ लिखा हुआ है आप वहां पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और उस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो अगला किसका नंबर आता है? अगला नंबर आता है डी, डिवीजन, भाग। भाग देंगे आप, उसके बाद आप मल्टीप्लाई साइन जो होगा मल्टीप्लाई करने जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन जब खत्म हो जाएगा फिर आप एडिशन करने जाएंगे, जोड़ करेंगे अगर कहीं ऐड का साइन है सबसे पहले, उसके बाद फिर आप उसको जोड़ेंगे उन संख्याओं को, और सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में आपके पास अगर कोई घटाव का साइन है सब्सट्रैक्शन करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर होता है। बॉड मास, ये इसका एक्रोनिम है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, BODMAS, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले आप ब्रैकेट यानी जो कॉन्स्ट है उसका काम खत्म करेंगे, फिर ऑफ जो ऑपरेशन है उसका काम करेंगे, फिर आप डिवीजन के अंदर आएंगे, डिवीजन जो साइन होगा आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप मल्टीप्लीकेशन साइन पे जाएंगे, फिर आप एडिशन साइन पे जाएंगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन साइन पे जाएंगे। तो आई होप ये रूल समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अब इस रूल को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का हेल्प लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इस रूल को लगा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ दूसरे जगह। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 5 7 प्लस 8। तो ये सवाल है आपके सामने। मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी वीडियो को पॉज करें, आप लोग इस सवाल को अपनी कॉपी पे लिखें और पहले आप लोग इसको सॉल्व करें खुद से, जो रूल हमने बताया। पीछे एक बार दोबारा वीडियो देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो, और एक बार लगाने की खुद से कोशिश कीजिए उस नियम को, बॉड मास के रूल को। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप वीडियो को देखिए और देखिए कैसे हम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास नियम में यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले नियम हमें पता है, BODMAS। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोजेंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। एक और होता है उसमें ऑपरेशन, बट वो आपको नहीं जानना है तो वो फालतू का दिमाग खराब कीजिएगा आप। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स की बात करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे, तो हमें यहाँ पे दो स्मॉल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, तो हम इनके अंदर का काम पहले करेंगे। अब इनके अंदर भी फिर ये रूल लगाएंगे हम। ठीक है, तो अगर पहले ब्रैकेट को हम देखते हैं ध्यान से, तो इसमें हमारे पास कौन सा साइन है? मैं इनको मिटा देता हूँ। हाँ, तो पहले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन है? डिवीजन का। और कोई साइन तो है नहीं, तो ठीक है, इसमें तो कुछ ऑर्डर में डिसाइड करना नहीं है, सीधे इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अंदर। अगर हम दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो साइन है, एक है एडिशन का और दूसरा है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को तो सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 20 डिवाइड बाई 5 क्या होता है? अगर 5 से आप 20 में भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, तो 4 बार में आता ही है। ये 4 हो गया। ऑफ ज्यों का त्यों हम रख देंगे, क्योंकि अभी हम ब्रैकेट वाले को पहले, सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ऑफ पे ध्यान नहीं देंगे, ऑफ ज्यों का त्यों हम उतार दिए, फिर से हम ब्रैकेट का साइन देंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम किसका काम करेंगे। तो अगर आप अपने फॉर्मूला, अब इसके अंदर फिर से बॉड मास का रूल रहेगा, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे? तो ब्रैकेट, तो अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है नहीं, वो कहीं है नहीं, ऑफ ऑफ का ऑपरेशन कहीं नहीं है, फिर डिवीजन भी नहीं है इसके अंदर कहीं, मल्टीप्लीकेशन, BODM, तो मल्टीप्लीकेशन M पहले आ रहा है, तो मल्टीप्लाई का जो साइन है पहले हम वो काम खत्म करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 प्लस का साइन, तो अभी प्लस को नहीं छेड़ेंगे,
पहले मल्टीप्लाई का साइन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अभी अगर देखें तो यहाँ पे 4 है, ऑफ है, और एक अभी ब्रैकेट है। अभी ये ब्रैकेट हमारा, ये जो छोटा स्मॉल ब्रैकेट है, छोटा कोष्ठ है, इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसके अंदर का ऑपरेशन हम पहले करेंगे, फिर हम ऑफ पे आएंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस से हम लिखेंगे 4 ऑफ ज्यों का त्यों। अब 7 और 6 क्या होता है, 13, 7 और 6 होता है 13, तो 7 6 13, और फिर से प्लस 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से। अब हम देखेंगे कि क्या बी है, ब्रैकेट है, नहीं है, ओ है, हाँ ओ है, और कौन सा साइन है इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास डिवीजन है, नहीं है डिवीजन, अभी यहाँ पे डिवीजन नहीं है मेरे पास। मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, एडिशन, एडिशन का साइन है यहाँ पे हमारे पास, एडिशन का, लेकिन एडिशन तो बाद में होगा, पहले ऑफ का ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो ऑफ को मैं बताया था आप लोगों को कि ऑफ के बदले में हम लोग मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन, 13 प्लस 8, मतलब साइन से रिप्लेस करना ठीक नहीं होगा। बेसिकली ऑफ जो है, ऑफ का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, यानी कि यहां भी ऑफ लिखा हुआ है, तो ये दोनों नंबर को आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 ऑफ 13 है, तो मतलब है कि 13 को आप 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या होगा 52, 13 के 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, राइट। तो 52 और प्लस 8, इन दोनों को हमने जब सिंप्लीफाई किया, 4 ऑफ 13 को, तो ये हमारे पास हो जाता है 52, और ये प्लस ज्यों का त्यों उतार दिए हमने, और 8 जो है, 8 भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप, अब लास्ट में मात्र एक ही ऑपरेशन बच गया, तो यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीधे इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 52 और 8 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर इसमें किसी को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये बॉड मास का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको अगर नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आप कहीं सिंप्लीफाई करने में गलती कर दें, आपको सारा नॉलेज आ रहा था, बाकी चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको आ रहा था, लेकिन ये इतना बेसिक रूल है कि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रहता है। कोई अगर आपको आ रही है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर हम इसे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स इस पे आपके हम लोग आगे देखेंगे, या फिर आपके शीट में दिए जाएंगे, आपको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास अगला जो नंबर है वो है फैक्टोरियल, गुणा। ये भी एक कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस में या फिर कहीं कहीं किसी एग्जाम, किसी पेपर में ये साइन यूज कर दिया जाता है, और चूंकि जानकारी होती नहीं है तो फिर हमें लगता है ये क्या दे दिया। तो आइए इसको एक बार हम थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल चीज है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए, तो नेचुरल नंबर आपने सीखा। देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे इतने बेसिक चीजें कि आप मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको ये नंबर्स की समझ होना बहुत जरूरी है, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। ठीक है, तो एन लगातार नेचुरल नंबर्स का गुणा जो होता है, ये आपको क्या होता है, अच्छा ये होता है फैक्टोरियल, लेकिन वो गुणा कहां से, एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1, एक से शुरुआत करके आप एन तक जाइए। ठीक है, 1 to n इज कॉल्ड एज द फैक्टोरियल n। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3, आप 3 तक गए, तो 1 से 3 तक जा रहे हैं और इन तीनों को गुणा कर रहे हैं, तो ये जैसे अगर इन तीनों का गुणा कीजिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 तक जा रहे हैं, 1 और 2 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये साइन है, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल।
ये एक्सक्लामेशन मार्क जो है, क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्मयादि बोधक, तो वो सिंबल अगर लगा देते हैं आप किसी भी नंबर के बाद, 5 एक्सक्लामेशन मार्क, आजकल इस पर काफी यूज हो रहा है इस सिंबल का। हाई, व्हाट्सएप पे आप यूज करते होंगे हाई, तो यही वाला सिंबल जो है, ये अगर आप किसी भी संख्या के बाद लगा दे रहे हैं तो ये आपको फैक्टोरियल बोलेगा। तो जैसे अगर आपसे कोई बोले 6 और ये सिंबल 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से स्टार्ट करके। देखिए फैक्टोरियल साइन कहीं भी आ गया, ये साइन को फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल, अगर ये साइन कहीं भी आ गया फैक्टोरियल का साइन, तो इसका मतलब है कि आप नेचुरल नंबर का गुणा करेंगे, कहां से, 1 से। 1 से शुरुआत करेंगे आप, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, क्योंकि 6 फैक्टोरियल था तो हम 6 तक गए। अगर वही यहाँ पे हमें 4 फैक्टोरियल दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सॉरी 4 तक है तो सिर्फ 4 तक जाएंगे हम, आगे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, सिर्फ 4 तक जाएंगे। लेट अस से अगर 10 दिया रहे, 10 फैक्टोरियल, तो हम उसी तरीके से 10 तक जाएंगे। आई होप आप लोग, अब आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। 5 6 7 8 9 10, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस चीज को समझ गए हैं तो आप लोग बताइए, मैं आप लोग से एक चीज पूछता हूँ, चलिए बताइए, ये 1 2 3 4 5 6 को आप लोग मत देखिए, तो ये क्या, आप इसे क्या बोल सकते हैं फैक्टोरियल के रूप में, बिल्कुल सही, आप लोग इसे 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, क्योंकि आप 1 से शुरू कर रहे हैं और लगातार 5 तक जा रहे हैं, सबको गुणा कर रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6, और ये किसके बराबर, 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है कि 6 फैक्टोरियल को आपने क्या लिखा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई बोले 100 फैक्टोरियल, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। अब अगर 98 फैक्टोरियल पे आप खोलेंगे तो अगेन वो 1 to 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इधर भी आपने लेफ्ट साइड में जो है लिखा हुआ है वही चीज लिखा हुआ है, 1 to 100 आपने कंसेक्यूटिवली नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4 5 और इस तरीके से करते हुए 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये 100 फैक्टोरियल मिला, और आपको राइट साइड में ऐसे ही वही चीज मिल रहा है। तो ये होता है फैक्टोरियल। एक बार फिर से स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो जैसे आप एग्जांपल दिया हुआ है कि 5 फैक्टोरियल, रेड एज 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 4 3 2 1, और अगर आप इसे गुणा करके देखेंगे तो ये 5 चौक के 20 20 23 60 60 दूनी 120, तो ये 120 आता है, 120। तो ये आपका 5 फैक्टोरियल का मतलब, और इस तरीके से 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। तो कहीं भी अगर आज के बाद अगर आपको इस तरीके से एग्जाम्पल दिया हो, एग्जाम में कहीं आ जाए 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर से, अगर जहां ये सिंबल देख रहे हैं फैक्टोरियल का, आप 1 से स्टार्ट करेंगे और आप उस संख्या तक जाएंगे, सबको गुणा कर देंगे, और उस फैक्टोरियल वाले साइन के बदले में आप ये नंबर रख देंगे, फिर आप नॉर्मल सवाल को सॉल्व कर लेंगे। हिंदी में मैं देख लेता हूं, 1 से n तक लगातार n प्राकृतिक संख्याओं या सकारात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी तो है, सकारात्मक पूर्णांक के गुणनफल को भाज्य यानी n कहा जाता है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कहा जाता है इसे। थोड़ा गलत हो, हिंदी मिस्टेक है। n फैक्टोरियल, इसे n फैक्टोरियल से दर्शाया जाता है, उदाहरण के लिए 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n भाज्य, ठीक, भाज्य फैक्टोरियल गुणा गुणा है, तो फैक्टोरियल n गुणा n, भाज्य शब्द थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है।
उदाहरण के लिए 5 फैक्टोरियल वही चीज़ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर्मूलाज। अब देखिए कुछ ये फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूला है जो कि बार बार यूज होते हैं और हम लोग बचपन में पढ़े भी होते हैं बट भूल जाते हैं। अगर हमें ये फॉर्मूला याद रहे तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़े जल्दी होंगे और इन फॉर्मूला से कहीं डायरेक्ट भी यूज हो जाता है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूलाज क्या है। मैं इनका अभी लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, मैं इनका बताऊंगा राइट हैंड साइड। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इन फॉर्मूलाज को याद कीजिए। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इन्हें 2-3 बार पढ़िए, फिर अपने कॉपी पे जैसे अभी मैंने लिखा है आप ऐसे लिख लीजिए, अपनी नोटबुक बंद कर लीजिए, फिर बिना देखे आप राइट हैंड साइड वाली चीज जो कि अभी हम लिखने जा रहे हैं आप वो खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। 2-3-4 बार में आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और अगर एक बार याद हो गया तो फिर इसमें कुछ भूलने वाली चीज है नहीं और आप काफी इसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब भी ये ब्रैकेट के ऊपर हो ना तो इसे हम होल स्क्वायर पढ़ते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a और b क्या है, a और b कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर, ठीक है, उस पर आपकी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर देखें तो ये होता है ए स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस था तो फॉर्मूला में भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला में भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या मैं इसको मिटाया था वरना कंफ्यूजन देखते हैं। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों फॉर्मूला को ध्यान से, सिर्फ यहाँ पे प्लस के बदले माइनस का अंतर है और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। अगला और लास्ट, अभी के लिए लास्ट, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका हम लोग यूज मल्टीप्लाई बड़े आसानी से कर सकते हैं इसके इस फॉर्मूला के यूज से, या फिर कभी कभी कुछ हमें इस तरीके से वर्डिंग दिया रहता है। अगर आप फॉर्मूला अभी याद रखिए तो हम लोग आगे प्रॉब्लम में इनका यूज करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। तो इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दिक्कत क्या है, काफी सारे लोग ऐसे तो याद कर लेते हैं कि ये दिया रहे तो वो ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये दिया रहेगा तो वो ये साइड लिख लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये तो सीखना ही है, आप लोगों को रिवर्स भी सीखना है कि कहीं आप लोगों से कोई ये नहीं बताए, बस ऐसा कुछ लिख के दे दे तो आपके दिमाग में वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं आपको ए प्लस बी ए माइनस बी होगा तो लोगों को ये दिखता है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये थोड़ा कम दिखता है। तो आप लोग इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि दोनों चीज आप लोगों को एनीवेज पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा लिख दिया तो आप उसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों चीज आपको देखना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर्स, देखिए आपके कैलकुलेशन में क्या है कि कुछ कभी कभी ऐसे स्क्वायर्स बन जाएंगे जिनके अगर आप याद कर लें तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, वहां पे भी कुछ सेकंड बच सकते हैं। तो बहुत ज्यादा तो हम लोग काम नहीं है, हम लोग 20 तक के स्क्वायर्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ और थोड़ा समझाता हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के बेनिफिट के लिए। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर कोई मैं बोलता हूँ 1 स्क्वायर, ये किसी भी नंबर का पावर अगर आप 2 कर देते हैं, पावर का मतलब ये बेस है और ये एक्सपोनेंट जो ऊपर लिखते हैं लोग पावर बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू 1। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर को हम 2 बार गुणा करते हैं या फिर किसी नंबर को हम उसी से गुणा करते हैं एक बार और, तो उसे हम 1 स्क्वायर बोलते हैं। मतलब 1 को गुणा करते हैं तो 1 स्क्वायर, अगर वो नंबर से गुणा करेंगे उसी नंबर को तो उसी नंबर का स्क्वायर। जैसे अगर हम बात करें 2 स्क्वायर, ठीक है, ये 2 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2। ठीक है, तो बताइए 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। इसी तरीके से 3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा 3 इंटू 3।
ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 4 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मैं बाकी सारे स्क्वायर्स लिख दे रहा हूँ, आप इसे अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए एक बार, मल्टीप्लाई करके देखिए कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर आप उसे याद कर लीजिएगा। जैसे आपको याद करना है कि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ठीक है। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर, 49, 8 स्क्वायर 64, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें पहले से पता होंगी, तो आप लोगों के लिए रिवीजन की तरह से ले लीजिए, क्योंकि सारी बेसिक चीजें थी। अगर ये इन पे अगर कमांड नहीं हुआ तो फिर आगे छोटी छोटी पॉइंट्स हैं बट इन पे दिक्कत होती है, तो फिर वहां फिर समझाना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही इन बेसिक्स फंडामेंटल्स पे हम लोग बात कर लें, ताकि फिर आगे दिक्कत ना हो आपको समझने में और हमें बताने में। तो ये 8 स्क्वायर 64 है, 9 स्क्वायर, एक सेकंड, 13 स्क्वायर, 9 square is 81, 10 square is 100, 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, ठीक है। 14 square is 196, 15 square is 225, 225, 15 square is 256, 15 square is 289, 324। फटाफट लिख लीजिए इसको। Last 19 square is 361, 20 square is 400। इन सबको भी आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। अप टू 20 स्क्वायर्स आपको याद कर लेना होगा। अगर याद रहेंगे तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपके कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी होंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ बातें कर लेते हैं इस बारे में, स्क्वायर्स के बारे में। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि अगर हम बोलते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 4 स्क्वायर बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम 4 को 2 बार गुणा कर रहे हैं 4 से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है a और हमने बोला a स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a इंटू ए को हम 2 बार गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर था तो आपने ए स्क्वायर बराबर ए लिखा, 2 बार ए लिखा। अब मान लीजिए कि ए की वैल्यू, ए के बदले में हम लोग -2 रख दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, -2 इंटू -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +4। एक छोटा सा नोट यहाँ पे जिन लोगों को डाउट हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी दो -1 इंटू -1 करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, +1 मिलता है। ये अगर नहीं पता होगा तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। और अगर -1 और इंटू +1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1। मतलब अगर हम
माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हमें प्लस मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसको आप समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे प्लस में क्या होता है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दो डंडी होती है, तो हमें प्लस पे दो डंडी चाहिए। तो देखिए जब -1 और -1 जब आप कर रहे हैं, यहाँ पे दो डंडी है, वही जाकर के इस तरीके से प्लस बन जाता है। इस याद करने के लिए आपको मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और वही अगर एक माइनस आप हटा दे रहे हैं तो आपके पास एक ही माइनस रह गया, तो फिर वो इस तरीके से दो लाइन नहीं आ पा रही है, तो आपका वो माइनस माइनस ही रह जाता है। जैसे ये -1 × 1 -1। तो यहाँ पे देखिए -2 एक निगेटिव नंबर है, राइट, एक निगेटिव इंटीजर है। उसको अगर अपने स्क्वायर किया तो आपको जो मिला वो 4 मिला। 4 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर आप किसी भी निगेटिव नंबर को स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करेंगे तब तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अब देखिए आपने 2 का स्क्वायर किया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, 4, राइट। और -2 का भी स्क्वायर किया तो आपको 4 मिला। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो जो मिलेगा स्क्वायर करने के बाद वो आपको पॉजिटिव ही होगा। और ये रियल नंबर्स के लिए सही है, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको क्या आप स्क्वायर करो तो नेगेटिव आएगा। हाँ भाई, इमेजिनरी नंबर होता है, बट उसका काम नहीं आप लोग जानने का, तो फालतू का बताने का मतलब नहीं आता, ठीक है। अब आता है क्यूब्स। तो स्क्वायर का मतलब हमने कितना बार गुणा किया, 2 बार। क्यूब्स का मतलब हम उसी नंबर को उसी से 3 बार गुणा करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे ए क्यूब की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए को ए से ही 3 बार गुणा करेंगे, ए × ए। जितनी बार यहाँ पे ऊपर आता है ना पावर, उतनी ही बार यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें 1 क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, राइट। और ये कितना होगा, 1 × 1 × 1 एक ही होगा। 2 क्यूब की बात करें तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। और इसी तरीके से जैसे हमने स्क्वायर को देखा था कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 20 कि 20 तक के स्क्वायर क्या होते हैं, और वो हमें याद भी करना है। उसी तरीके से हमें क्यूब्स भी कुछ याद रखने हैं। 20 तक क्यूब्स तो नहीं याद रखने हैं हमें, हम 10 तक ही क्यूब्स याद रखेंगे, ठीक है, 1 से 10 तक, और उतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, आप भी फटाफट लिखिए और आप इसे फिर से वेरीफाई कीजिएगा ये सही है। मतलब आप एक बार अपने तसल्ली के लिए, अपने सहूलियत के लिए, आपको याद भी रहेगा उससे, आप एक बार करके देख लीजिएगा फिर से ही, ठीक है। टेन क्यूब, 5 क्यूब आता है 125, 6 3 ठीक है। ये 10 तक के क्यूब हो गया। 1 क्यूब इज प्लस टू 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 216 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, राइट। 9 क्यूब, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 मिलेगा।
और अगर 10 का क्यूब करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा। अब हमने यहाँ तक की कहानी देखी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड और गुणज। तो ये समझते हैं कि फैक्टर्स किन्हें कहते हैं हम और मल्टीपल्स किन्हें कहते हैं। तो जैसे एक नंबर ले लीजिए 6, ठीक है। तो अगर आप 6 में 1 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर लिख सकते हैं, ठीक है, 0 मिलेगा। फैक्टर और मल्टीपल, अगर फैक्टर होगा तो हम f लिखेंगे, मल्टीपल होगा तो हम m लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो हम क्रॉस लगा। 6 में आपने 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा और फैक्टर 1, तो ये और ये फैक्टर है। 6 में आप 2 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, भाई 6 में आप 2 से भाग करेंगे, ऐसे ही तो भाग करेंगे आप, 2 तिहाई 6, 6 में से 6 हो गया 0, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है ना। और चूंकि 2 से आप भाग कर रहे हैं 6 में तो वो आपको रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक फैक्टर, ठीक है। 3 से भी भाग करेंगे, भाग करके देखिएगा रिमाइंडर 0 आता है, ये भी एक फैक्टर। 4 से आप भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 2, ठीक है, रिमाइंडर क्या आता है, 2। राइट, और ये फैक्टर मल्टीपल कुछ भी नहीं। फिर से अगर आप 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, ये भी कुछ नहीं है। और अगर आप 6 से 6 में भाग करेंगे तो भी आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0। तो ये भी क्या हमारे पास फैक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अच्छा 6 के बाद अगर 6 में अगर किसी भी बड़े नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर आप 12 से भाग करते हैं, ठीक है, तो भी मतलब 12 से आप 6 में भाग करेंगे तो ये तो 0 बार में जाएगा और यहाँ पे 0 होगा, तो रिमाइंडर आपका 6 ही बच रहा है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 ना हो तो वो आपका फैक्टर नहीं होता। तो फैक्टर क्या है, फैक्टर वह संख्या है जिससे कि जब आप किसी संख्या में भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। मतलब अगर 6 के फैक्टर्स की बात करें तो 6 के फैक्टर कौन होंगे, 6 के फैक्टर वो संख्या होंगे जिनसे कि जब आप 6 में भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो जिन संख्याओं से 6 में भाग करने पे, जिन संख्याओं से 6 में भाग करने पे शेषफल 0 मिले वो आपका फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। और मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं इसका उल्टा, मतलब उल्टा नहीं, थोड़ा अलग होता है। जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं में 6 से भाग करने पे, देखिए फैक्टर्स के लिए 6 यहाँ पे बीच में था, ठीक है, फैक्टर्स के लिए 6 यहाँ पे बीच में था और इसमें हम 2 से 3 से 4 से भाग कर रहे थे, 12 से भाग किया हमने, 6 बीच में था। तो जिन संख्याओं से 6 में भाग करने पर हमें शेषफल 0 मिले तो वो फैक्टर होते हैं। 6 से जिन संख्याओं में, अब 6 से हम भाग कर रहे हैं तो 6 हमेशा यहाँ पे होगा, इस जगह पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे नंबर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो जिन संख्याओं में 6 से भाग करने पर हमारा शेषफल 0 आए वो संख्या हमारे मल्टीपल होते हैं 6 के। तो जैसे 6 का एक मल्टीपल बताइए, पहला 6 ही है, तो 6 से आप 6 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा। 6 से अगर आप 12 में भाग करते हैं, ठीक है, तो 2 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, और ये शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0। तो 12 भी एक अगला मल्टीपल होगा। तो जिन संख्याओं में 6 से भाग करने पर शेषफल 0 बचे तो वो क्या होते हैं, वो आपके मल्टीपल होते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं,
फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे हम 6 में भाग करें तो हमारा शेषफल 0। एक और इसको समझने के लिए बात ये है कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स वो या तो इस नंबर्स के बराबर होंगे या इसे छोटे होंगे, मतलब बराबर होंगे, पक्का बराबर होंगे, क्योंकि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो फैक्टर जो होगा वो इस नंबर के बराबर और उससे छोटा होगा। मल्टीपल जो होगा वो 6 के बराबर और इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये इंटीजर्स के लिए और नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये आप नेचुरल नंबर्स के लिए बेसिकली आप ये चीज एक बार ध्यान लीजिएगा कि मल्टीपल्स जो होंगे, जिस नंबर के मल्टीपल की आप बात कर रहे हैं उसके मल्टीपल्स उस संख्या से बड़े होंगे। ठीक है, और फैक्टर जो होंगे उस संख्या के बराबर या उससे छोटे, और मल्टीपल उस संख्या के बराबर या उससे बड़े हो सकते हैं। जैसे 6 की बात करें मल्टीपल, तो गुणा आप जानते हैं ना, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीपल हो गया। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18, तो ये 12, 18, 24 ये सारे 6 के क्या है, मल्टीपल है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें तो जिनसे भाग करने पे 6 में 0 आ जाए। जैसे 2 से आप भाग कर रहे हैं 6 में तो 0 आ रहा है, तो 2 आपका फैक्टर हो गया, 1 फैक्टर हो गया, 6 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया 6 का। इस तरीके से फैक्टर्स और मल्टीपल्स की कहानी चलती है। तो हम लोग आज यहीं पे रोकेंगे, और इसके आगे अभी और भी कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और हम लोग फिर अगले एपिसोड में जल्दी ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।